सुनो, आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? पैरेलल रिएक्शन और सीरीज रिएक्शन के बारे में। तो मैंने लिखी हेडिंग टॉपिक क्या? काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल एंड सीरीज रिएक्शंस। पहले आप समझो पैरेलल रिएक्शंस किसको कहते हैं, सीरीज रिएक्शंस किसको कहते हैं। ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दी हैं पैरेलल रिएक्शंस की और सीरीज रिएक्शन की। अगर कोई मेरे पास एक रिएक्टेंट होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास रिएक्टेंट होगा, ये कन्वर्ट हो रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। जैसे ये ए है, ये कन्वर्ट हो रहा है बी में भी, ये कन्वर्ट हो रहा है सी में भी। तो इस वाली रिएक्शन को टाइप, ये वाली टाइप को कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। आई बात समझ में? या यहाँ पर ए कन्वर्ट हो रहा है तीन प्रोडक्ट्स में, बी, सी और डी में, ठीक है ना। तो आप याद रखना, जब भी आपके पास एक रिएक्टेंट होगा और वो कन्वर्ट होता होगा दो या दो से ज्यादा किसमें, प्रोडक्ट्स में, दो से प्रोडक्ट्स बना रहा है, तीन प्रोडक्ट्स बना रहा है इस टाइप में, तो उनको कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। समझ में आया? तो ये K1 क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, ये है रेट कांस्टेंट ऑफ K2 है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। इसी तरह A है, ये बना रहा है B में, C में और D में। A है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C का है K2 और D का है K3। तो ये क्या होती है? पैरेलल रिएक्शंस। दूसरा क्या होता है? सीरीज रिएक्शन। सीरीज रिएक्शन ऐसी होती है, A कन्वर्ट हो रहा है B में, फिर B कन्वर्ट हो रहा है C में, ठीक है ना। इस तरह वाली रिएक्शन को क्या कहते हैं? सीरीज रिएक्शन। इन तरह वाली रिएक्शन को क्या कहते हैं? पैरेलल रिएक्शन। समझ में आया? या ये ऐसे रिएक्शन है, A कन्वर्ट हो रहा है B में, इसको A में, A को B कन्वर्ट होने का रेट कांस्टेंट है K1, फिर B कन्वर्ट हो रहा है C में, इसका रेट कांस्टेंट है K2, ठीक है ना। इसी तरह अब तो मैंने यहाँ पर ये तीन ही लिखे, क्योंकि ऐसा होता है A कन्वर्ट हो रहा है B में, B कन्वर्ट हो रहा है C में, C कन्वर्ट हो रहा है D में। तो हर किसी सिस्टम का अपना अपना एक रेट कांस्टेंट होता है। इस वाली रिएक्शन को कहते हैं सीरीज रिएक्शन, इन वाली रिएक्शन को कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। अब हम पहले डील करेंगे किसके साथ? पैरेलल रिएक्शंस के साथ, ठीक है ना। पहले अलग से पढ़ेंगे पैरेलल रिएक्शन, उसके बाद डील करेंगे क्या? सीरीज रिएक्शंस। पैरेलल रिएक्शंस, अब मैंने ये एग्जांपल दी, पहली वाली A कन्वर्ट हो रहा है C में और कन्वर्ट हो रहा है B में, और रेट कांस्टेंट है K1 जो C में कन्वर्ट हो रहा है, और रेट कांस्टेंट K2 है B में कन्वर्ट होने का, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, अगर K1 है ग्रेटर देन K2, अगर K1 है ग्रेटर देन K2, यानी कि रेट कांस्टेंट K1 है ज्यादा, इसका मतलब C ज्यादा बढ़ रहा होगा किससे? B से। वही मैंने लिखा, अगर K1 है ग्रेटर देन K2, तो इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C ज्यादा बढ़ रही होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B से। इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आया? अगर K2 मैंने बोला, अगर मैंने K2 बोला ग्रेटर देन है K1 से, यानी कि ये K2 ग्रेटर है K1 से, तो इसका मतलब क्या है? B ज्यादा बढ़ रहा होगा C से। समझ में आया? अब हम निकालेंगे इसका नेट रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये जो पैरेलल रिएक्शंस होती हैं, इनका नेट रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? आपने अब तक सीखा है, कल मैंने बताया कौन सी रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन का नेट रेट निकालना। आज हम सीखेंगे किसका? पैरेलल रिएक्शंस का नेट रेट निकालना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम क्या करेंगे? इसी रिएक्शन को, A कन्वर्ट हो रहा है C में भी, A कन्वर्ट हो रहा है B में। आपको समझाने के लिए मैं इसको अलग अलग लिखूंगा। मैं लिखूंगा ऐसे, A कन्वर्ट हो रहा है किसमें? C में, इसका रेट कांस्टेंट है K1, है ना। यही A कन्वर्ट हो रहा है किसमें? B में, इसका रेट कांस्टेंट है K2। अब मैं इसका लिखूंगा रेट कांस्टेंट एज पर द रेट लॉ, जैसे मैंने आपको सिखाया। रेट लॉ लिखूंगा इस रिएक्शन का भी, रेट लॉ लिखूंगा इस रिएक्शन का भी, फिर दोनों का ऐड होता है, वही होता है नेट रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया? जैसे मैं इसकी बोलूंगा, इसको A को कन्वर्ट होने में R1 है इसकी रेट क्या है? R2। मैं लिखूंगा ऐसे, इसकी रेट R1 इज इक्वल टू, इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे? K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया? अब इसका पावर क्या है? इसके कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, इसका रेट R2 लिखेंगे, किसके बराबर होगा? K2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ड पावर 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट भी 1 ही है। समझ में आया? अब जो नेट रेट होती है ना, नेट रेट वो होती है बराबर R1 प्लस R2, किनमें? पैरेलल रिएक्शंस में। तो नेट रेट नेट किसके बराबर होगा? R1 कितना निकला? K1 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ड पावर 1। ये 1 कैसा आया? ये इसका कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। क्योंकि कोएफिशिएंट और भी कुछ हो सके। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 2 होता, 2 आ जाता, तो यहाँ पर भी पावर भी 2 आता, यहाँ पर भी पावर 2 आ जाता। समझ में आया? प्लस
और टू किसके बराबर है, इसके बराबर K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ पावर 1। समझ में आया? अब R नेट किसके बराबर निकला हमारा, R नेट। अब K1 इसमें K1 तो मैं लिखूंगा K1 प्लस K2, ठीक है ना। A इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, ठीक है ना, A इसमें भी तो कॉमन निकाला तो मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ पावर 1। समझ में आया? अब K1 प्लस K2 कॉन्सेंट प्लस कौन होता है ना, उसको बोलते हैं K इफेक्टिव, क्या बोलते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा R नेट रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी, K इफेक्टिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। समझ में आया? अब ये आपने R नेट निकाला यहां पर। अगर उसने बोला क्वेश्चन यहां पर बोला, वो तो R नेट बोलेगा नहीं, वो बोलेगा नेट रेट एट विच A इज, ये 1 2 तो इसमें है नहीं, मैंने डाला था, समझ। नेट रेट एट विच A इज डिसिपियर्ड, तो कल की तरह जो मैंने कल सिखाया था, इसका क्या लिखेंगे, पहले रेट ऑफ रिएक्शन, फिर कोएफिशिएंट्स क्या जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई। तो हम A का लिखेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम A तो डिक्रीज हो रहा है तो माइनस 1 बाई 1 कैसे आया, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है ना, इनटू D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचा, K इफेक्टिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ पावर 1। समझ में आया अच्छे से? अब देखो 1 तो यहां मल्टीप्लाई जाएगा तो वो 1 ही बनेगा, ऐसा ही। तो हमारा क्या निकला यहां पर, नेट रेट एट विच A इज डिसिपियर्ड इन पैरेलल रिएक्शन किसके बराबर निकला, D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू K इफेक्टिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। समझ में आया? अच्छे से आया समझ में? ठीक है ना। अब मैं इसके ग्राफ प्लॉट करता हूं, मैं इसके ग्राफ, देखो इसका ग्राफ किस तरह आएगा, यहां पर दिखा रहा हूं मैं। ये देखो ये A है ना मेरा रिएक्टर, पहले 100% होगा ना, पहले कुछ ना कुछ होगा ना 100%। यहां से मैं डाल रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन, यहां से मेरा हटाएं। अब देखो A तो मेरा है ना, A मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज, ये 0 यहां पर कॉन्सेंट्रेशन, इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन नीचे, अब तो ये डिक्रीज हो जाएगा, इसका ग्राफ आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये मेरी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ठीक है ना। अब B क्या, C क्या हो रहा है यहां पर, बढ़ रहा है, तो इसका ये 0 था पहले, तो ये बन रहा है ऐसे, ठीक है ना। और B भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, B भी बढ़ रहा है, इसका ग्राफ आ जाएगा ऐसे। आप सुनो इधर एक पॉइंट यहां पर है, अगर मैं लिखूंगा इसमें K1 इज ग्रेटर देन K2, यानी कि C की कंसंट्रेशन क्या बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है, तो B की कंसंट्रेशन क्या बढ़ रही है, कम। तो आप देखो मेरे ऊपर वाला क्या होगा, ये वाली होगी C की ऊपर वाला, तो नीचे वाला क्या होगा, B होगा। समझ में आया? अगर मैंने ऐसे बताया K2 इज ग्रेटर देन K1, तो ग्राफ किस तरह आएगा, ये होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ये होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, और ये वाली होगी क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। समझ में आया? तो इस तरह से हम इसके ग्राफ्स प्लॉट करते हैं। ये था ऑल अबाउट किसके बारे में, पैरेलल रिएक्शंस के बारे में। अब हमें इसमें और भी कुछ पढ़ना है, लेकिन आप थोड़ा सा इस सीरीज रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कहां है हमारा रेस्ट का, ये दे दीजिए, इसका पिक नहीं है, ले लो पिक, शाबाश, जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट ले लो, हो गया सर, इधर से नहीं, अब बात करेंगे किसके बारे में, सीरीज रिएक्शंस के बारे में। ये ऊपर वाले आज आपको सीधा सीधा समझ आ रहा है। आज माइंड कैसे है, जिस दिन एग्जाम में होता है उस दिन तो अच्छे से आता नहीं, आज कैसे आ रहा है समझ में, ये पढ़ा है भाई। सो तो दूसरा हुआ सीरीज रेजिस्टेंस पैरेलल, वो तो दूसरी बात है, क्या बात है, सीरीज रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये सीरीज रिएक्शन है ना। अब देखो इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बोलेगा नेट रेट एट विच A इज डिसिपियर्ड, वो तो निकालना आसान है, जैसे मैंने सिखाया, अभी फिर से दिखाता हूं। वो बोलेगा नेट रेट एट विच C इज अपीयर्ड, ये भी निकालना आसान है, रेट का लिखना है आसान है।
मगर बी का मसला है इसमें, क्या है बी का मसला है इसमें। वो बोलेगा बी की बता नेट रेट एट ए बी इज एपियर, ये तो यहाँ पर एपियर हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है डिसएपियर, इसमें आपको एक पॉइंट है। पहले मैं सिखाता हूं ए के, अगर ऐसे बोलेगा तो पहले ए का उसने बोला रेट एट विच ए इज डिसएपियर, तो यहाँ पर अब ये वाली रिएक्शन यहाँ पर है ना। अब देखो ए इसमें क्या घट रहा है, बी क्या बढ़ रहा है, तो ये वाली रिएक्शन तो रेट किसके बराबर होगी इसकी, रेट किसके बराबर, इसका रेट क्या लिखेंगे K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज़ पावर 1 है ना। अब ये डिसएपियर किस तरह लिखते हैं, माइनस 1/1 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज़ पावर 1। अब ये 1 जाएगा, इसको मल्टीप्लाई वो वही बनेगा, ठीक है ना। अगर मैंने ऐसे लिखा होता 2 तो यहां पर आ जाता 1/2 आ जाता, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखो। तो कितना बना, -1 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज़ पावर 1, ठीक है ना। तो ये तो आया आपको रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ ए। अगर मैं बोलूं रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ सी बता दो तो आप ये वाली रिएक्शन ले लेना, ठीक है ना। तो आप पता निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसको कर सकते हैं रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ सी किस तरह, तो ये है आप रिएक्टेंट है ना, ये आप बन गए रिएक्टेंट, तो इसका रेट किस तरह बनेगा K2 इंटू बी रेज़ पावर 1, क्योंकि रिएक्टेंट ये बन गया ना, अब ये प्रोडक्ट है, नहीं आ रहा है समझ, आया समझ में, ठीक है ना। अब बी का मसला है, अब बोल रहे बी का, तो इसमें भी हमें 2 बार लिखनी पड़ेगी रेट, क्या लिख, एक बार इस रिएक्शन को अज्यूम करना पड़ेगा, दूसरी बार इस वाली रिएक्शन को अज्यूम करना पड़ेगा, फिर उसको आपस में इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वहां पर हमें निकलेगा क्या रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ बी। मैं दिखाता हूं ये वाला, हम क्या करेंगे, पहले ये वाला पार्ट लेंगे, तो इसका लिखेंगे रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ बी किस तरह लिखेंगे, प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी। अब यहां पर इसका कोएफिशिएंट है 1, तो 1/1 तो वही हुआ, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या निकला हमारा, ये 2 तो यहां पर है नहीं, ये बन गया K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज़ पावर 1 है ना। अब दूसरी पार्ट में इस यहां पर लिखेंगे, यहां पर क्या बनेगा माइनस डी ये वाली रिएक्शन जब मैंने कंसीडर, तो बी बन गया आप रिएक्टेंट, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज़ पावर 1, समझ में आया। अब देखो ये इतना बढ़ रहा है, इतना घट रहा है, तो ये इसको माइनस करेंगे ना, वहां पर हमें निकलेगा ना नेट, जैसे मैंने कल सिखाया, तो हम लिखेंगे प्लस रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ dB बाय dt किसके बराबर होगा, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ पावर 1 माइनस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज़ पावर 1। समझ में आया। तो ये तो आसान था, लेकिन इसके ग्राफ्स थोड़ा समझिए, थोड़ा उनमें ग्राफ्स में ध्यान रखो, ग्राफ्स ध्यान रखो, ग्राफ्स का इसमें इंपॉर्टेंट है। चलो ये मैं यहां पर डाल रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस, यहां से मेरी है टाइम एक्सिस, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहां पर ए क्या हो रहा है, डिसएपियर हो रहा है ना, इसकी कुछ और यहां पर है, यहां से मैं ले रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन, यहां से मेरा है टाइम। अब देखो इसकी ए की कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन पहले थी ना, मैंने मानी थी, अब ये डिक्रीज हो रहा है, जब ये कन्वर्ट होगा बी में, बी होगा सी में, तो ये भी कंज्यूम हो जाएगा, तो इसका ग्राफ हो जाएगा इस तरह से, है ना, इसका ग्राफ इस तरह चल रहा है, ठीक है ना। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है। अब देखो बी, ये बी पहले बनेगा ना, उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें कन्वर्ट भी हो रहा है, ठीक है ना। तो बी क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, मानो बना, अब एक कन्वर्ट होगा किसमें, सी में। अब मानो यहां पर मैक्सिमम बना, उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा ना किसमें, कन्वर्ट हो रहा है आप सी में, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ किस तरह आता है, इस तरह आता है, ठीक है ना। अब देखो अब सी तो एपियर हो रहा है ना कंटिन्यूअसली, ये तो पहले 0 था, है ना, ये तो कंटिन्यूअसली एपियर हो रहा है ना, तो इसका लाइन इस तरह आ जाएगी, तो इसका ग्राफ इस तरह आ जाता है, समझ में आ रहा है। अब देखो
ये जो ये टॉप है ना, ये टॉप क्या हमें दे रहा है? ये टॉप हमें दे रहा है कि बी कहां पर मैक्सिमम बना, मैक्सिमम कहां पर, मैक्सिमम कंसंट्रेशन उसकी क्या थी? हम जब ये ग्राफ डाला फिर यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, इस कंसंट्रेशन यहाँ पर कंसंट्रेशन का वैल्यू होगा ना, तो वो हमें देगा कि मैक्सिमम सी कितना बढ़ रहा है, ठीक है ना। उस वक्त जब टाइम यहाँ पर होगा ना, उसको वो देख टाइम ऑफ बी मैक्सिमम, मैक्सिमम टाइम बी कितना बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये टी मैक्सिमम किसके बराबर होता है? ये टी बी मैक्स ये किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1 इंटू लॉग ऑफ K2 डिवाइडेड बाई K1 के बराबर। इसको आप ध्यान में रखना, समझ में आया? अब जरा एक रिएक्शन में दिखाता हूं, आप उसका ग्राफ बता दो। अगर इस तरह से ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस तरह से इक्वेशन है मेरी, ये मेरा ए है, ध्यान रखो इधर, ये कन्वर्ट हो रहा है बी में, किसमें? और ये कन्वर्ट हो रहा है सी में। इसका K1 है, इसका ये क्या है? K2। अब बी कन्वर्ट हो रहा है ई में और एफ में, और सी कन्वर्ट हो रहा है जी में और आई में। इसका K1 है, K2, इसको मानो K3 है, इसका मानो K4 है, रेट कांस्टेंट K4, इसका होगा K5, इसका मानो K6 है। आपको ग्राफ डालना है, क्या डालना है? ग्राफ। तो देखो किस तरह आएगा ग्राफ इसका। आप बुक पे देखते हो बहुत सारी लाइन आप दर्ज जाते हैं, लेकिन आसान है। शुरू मैं डाल इसका ग्राफ, यहां से क्या? कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। यहां से क्या मैंने लिया? टाइम लिया। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पहले ए क्या है? डिसअपियर हो रहा है, पहले था मैक्सिमम, कुछ कॉन्सेंट्रेशन थी इसकी, ठीक है ना, पहले डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? ए की, ये डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया यहां तक? अब देखो बी एपियर हो रहा है ना, 0 से एपियर हो रहा है, सी भी 0 से एपियर हो रहा है। तो मैं लिखूंगा ऐसे, अगर मैं यहां पर मानूंगा K1 ग्रेटर देन है, अगर मैं यहां पर मानूंगा K1 ग्रेटर देन है K2 से, फॉर एग्जाम्पल, तो B क्या ज्यादा बनेगा, C क्या कम बनेगा। तो B ऊपर की तरफ ऐसे होगा और C नीचे की तरफ ऐसे होगा। समझ में आया यहां तक? तो ये कॉन्सेंट्रेशन है B और ये कॉन्सेंट्रेशन है C की, ठीक है ना। आप जरा यहां इसको थोड़ा लंबा करते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कॉन्सेंट्रेशन है मेरी A की। अब जरा यहां ध्यान देखो, अब B खत्म हो रहा है ना, B खत्म हो रहा है ना, B कन्वर्ट किस में हो रहा है? E में, तो E बढ़ रहा है। E पहले 0 था, तो E क्या हो गया? बढ़ने लगा। इसका ग्राफ इस तरह, ये बढ़ रहा है ना B, ये E क्या बढ़ रहा है। अब सॉरी, ये B था और C था हमारा, मगर ये B हमारा इसके बाद घट रहा है ना, तो इसका ग्राफ इस तरह नहीं चलेगा, इसका ग्राफ इस तरह चलेंगे, इस तरह चलेंगे, ये इस तरह चलेंगे इसके ग्राफ, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं ना, मैक्सिमम यहां पर बढ़ रहे हैं, मैक्सिमम टाइम दे रहा है, टाइम B का है और C का, ये B है यहां पर और ये यहां पर C है। ये मैक्सिमम टाइम T ऑफ C दे रहा है, T मैक्सिमम, और ये वाला मुझे क्या दे रहा है यहां पर? T ऑफ B मैक्स, MAX, ये क्या है? MAX, ठीक है ना। अब देखो E बढ़ रहा है ना, E बढ़ रहा है, तो ये 0 से मत बना था, तो ये बढ़ रहा है, इसका ग्राफ इस तरह आएगा, इस तरह से। ये मैं थोड़ा याद कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, लाइन कहां से आ गई, ठीक है ना। अब देखो यहां पर F बढ़ रहा है ना, तो ये भी बढ़ रहा है। अब G भी बढ़ रहा है ना, ये भी ऐसे आया। अब I भी बढ़ रहा है ना, इनका ग्राफ इस तरह से आता है। समझ में आया? कुछ लगता है दूर से देखेंगे ये ग्राफ कैसे आ रहे हैं, मगर समझ में आया कौन सा क्या है, ठीक है ना। अब एक पॉइंट इसमें बस बात हो गया है, इस तरह से ये आया, इसमें कुछ कंफ्यूजन मत रहा, ठीक है ना।
अब जरा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर पैरेलल रिएक्शन में भूल गया बोलना। मेरे पास ये पैरेलल रिएक्शन है ए, ये यहां पर दिखाता हूं, ये ए, ये कन्वर्ट हो रहा है बी में और कन्वर्ट हो रहा है सी में, ठीक है ना। इसका ये होगा K1, इसका ये होगा K2, ठीक है ना। रेट कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ बी, परसेंटेज ऑफ बी, कितना बी बना, कितना बी बना, वो होता है बराबर K1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू 100। समझ में आया। परसेंटेज ऑफ सी कितना बना, परसेंटेज ऑफ सी कितना बना, वो होता है बराबर K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 इंटू 100। समझ में आया। जरा एक क्वेश्चन करते हैं, आसान सा क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मेरे पास ए है, इसका रेट कांस्टेंट K1 है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस 4, फॉर एग्जाम्पल -4 है, ये बना रहा है बी। और यहां पर है K2, ये बना रहा है सी, इसका K2 है 4 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है ना। आप मुझे पहले बता K1 ग्रेटर है K2 ग्रेटर है, K2 ज्यादा है ना, तो C क्या मेरा ज्यादा बढ़ रहा है, B मेरा कम बढ़ रहा है। मैं परसेंटेज ऑफ B निकालूंगा, क्या मैं परसेंटेज ऑफ B निकालूंगा, कितना बढ़ रहा है, परसेंटेज ऑफ B वो किसके बराबर होगा, K1, कितना है, किसके बराबर होता है, K1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू 100, यही बोला ना। अब K1 कितना है हमारा, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई K1 कितना है 2, यहां पर है ना K1 प्लस K2, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस 4 इंटू 10⁻⁻⁴, यही है ना, इंटू 100। जरा यहां ध्यान दे दो, ये बन गया 2 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई, अब यहां पर भी 10⁻⁻⁴ है, यहां पर 10⁻⁻⁴, मैं इनको कॉमन निकाल दूंगा, तो यहां पर क्या बचा 2 प्लस 4 और कॉमन मैंने निकाला 10⁻⁻⁴। अब 10⁻⁻⁴ को मैं यहां पहुंचाऊंगी, क्या बन जाएगा 10⁻⁴, तो ये क्या बन गया मेरा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 कितना हुआ 8 डिवाइड बाई 8 इंटू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁴ आया समझ में। अब क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ कैंसिल, वहां क्या बचा, और यहां पर है इंटू 100 7, यहां पर क्या बचा 2/8 इंटू 100, 2 1 2, 2 4 8, 1/2 इंटू 100। अब 2 1 2, 250,000, तो कितना बना, नहीं यहां पर सॉरी, यहां पर आया 1/4, यहां पर आया ये 2 2 4, ये 250,000, 2 1 2, 225,050 हो गया ना। तो कितना बना मेरा 25%, 25। तो अब यहां ध्यान दे दो, तो मेरा बी कितना बना 25%, परसेंटेज ऑफ बी फॉर्मेशन कितनी बनी 25% बनी ना 25%। अब देखो टोटल मेरे पास 100% होगा, अगर बी बन रहा है 25%, वो कितना बन रहा होगा 75। तो हम ऐसे लिखेंगे ना परसेंटेज ऑफ सी वो होगी ना 100 माइनस 25%, वो कितना निकला 75%। समझ में आया। तो यहां पर हमें लगा ना K2 ज्यादा है, यहां पर गए तो K2 ज्यादा होगा। समझ में आया अच्छे से। चलो ये था सारा किसके बारे में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इनको ध्यान में रखना मेहरबानी करके।